Hello friends, now we are going to start with the part 7 of admission of partner। आइए पार्ट 7 के अंदर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या टॉपिक है ये, क्या मतलब है इसका, क्यों किया जाता है, सब पे डिटेल में बात करेंगे। रीवैल्यूएशन, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हो रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट एक ही बात है, रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब जरा समझते हैं कि क्या है ये चीज और क्यों है। देखिए, सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। इनकी जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग जो है वो अपीयर कर रही है 10 लाख रुपए की। कितने की अपीयर कर रही है? 10 लाख की। अब न्यू पार्टनर सी पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है। न्यू पार्टनर सी पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है। न्यू पार्टनर सी ने एक कंडीशन रखी कि सर, जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उसको आप सबको रीवैल्यू करवा लो, उसकी दोबारा से वैल्यू निकलवा लो, और जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है उस पर आप, या उसकी जो जेन्युइन वैल्यू है, आप उस पर उसे शो करो। ऐसा क्यों कहा न्यू पार्टनर ने? ध्यान से समझिए। सपोज ये बिल्डिंग जो है केस 1, उसकी मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, ये बिल्डिंग जब खरीदी गई उस समय पार्टनर कौन थे? ए और बी। अब अगर इस बिल्डिंग को इन्होंने 10 लाख रुपए का दिखा रखा है और इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो ये 2 लाख रुपए का जो मुनाफा है, ये 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, वो कौन आपस में शेयर करना चाहेगा? ए बी या ए बी और सी? आप खुद बताओ जेन्युइनली। ये जब बिल्डिंग 10 लाख रुपए की परचेज की गई होगी उस समय पार्टनर कौन थे? ए एंड बी। आज सी के एडमिशन पर इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, तो ये जो 2 लाख रुपए का बेनिफिट है, ये ए और बी को मिलना चाहिए या ए बी और सी तीनों को मिलना चाहिए? अनडाउटेडली सर, ये 2 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए ए और बी को, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है उस टाइम से बिलोंग करती है जब सिर्फ ए और बी पार्टनर थे, सी उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं था। समझ में आती है मेरी बात? सेम वे केस 2, अगर मैं कहता हूं कि इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपए हो रखी है, तो एक बात बताओ, ये 2 लाख रुपए का जो लॉस है, दैट शुड बी बॉर्न बाय ए बी और दैट शुड बी बॉर्न बाय ए बी एंड सी। अनडाउटेडली सर, ये भी ए और बी बॉर्न करेंगे, क्योंकि ये जो लॉस है, आपने बिल्डिंग 8 लाख रुपए की बुक्स में 10 लाख रुपए की दिखा रखी है, ये ए और बी की गलती है, इसमें सी का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, हम क्या करते हैं, सारे के सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। सारे के सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, और उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट आए या उसकी वजह से जो भी लॉस आए, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन देयर ओल्ड रेशो। चाहे वो प्रॉफिट आता है चाहे वो लॉस आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो कैन आई राइट डाउन कि एट द टाइम ऑफ reconstitution ऑफ पार्टनरशिप, जब मैं बोलता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका मतलब मेरा होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, जिसमें से अभी सिर्फ आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो, या चेंज इन पीएसआर,
एटसेट्रा। अभी आपको इसके 4 ही पार्ट अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, इसलिए मैं सिर्फ ये 4 पार्ट ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल एसेट्स एंड liabilities, all assets and liabilities are revalued and any profit or loss from such revaluation represents, मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, अब बड़े ध्यान से देखना, एनी प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन रिप्रेजेंट्स पास्ट प्रॉफिट्स या लॉसेस। भाई ऑब्वियसली आपके जो पहले के कर्म थे, पहले के कर्म का मतलब समझे आप, आपने बिल्डिंग 10 लाख की दिखा रखी है, वो 12 लाख की होनी चाहिए थी, तो आपने 2 लाख की कम दिखा रखी थी, उसका आपको फायदा मिल गया। या 8 लाख की थी, आपने 10 लाख की दिखा रखी थी, तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपको अब कम करनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए का लॉस बियर करना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो पास्ट प्रॉफिट है या पास्ट लॉसेज हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये आप बात आपको पता है, जहां बात आ गई पास्ट प्रॉफिट्स की, आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। किसके बीच में बांटे जाते हैं सर? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटे जाते हैं। और किस रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये बात आपको समझ में आती है। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से जर्नल एंट्रीज होंगी। ये बात क्लियर है यहाँ तक? इफ देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस because of the revaluation or reassessment of assets and liabilities that represents a sort of past profits या losses, ठीक है। और इसलिए हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांटा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलिए आगे बात करते हैं, इसे आप नोट करिए। अब देखिए, देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट, इन revaluation there can be increase in value of asset. The first situation can be there can be a increase in वैल्यू ऑफ एसेट। अब अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे बिल्डिंग थी हमारी, बिल्डिंग 10 लाख से 12 लाख की हो रही है, तो उस समय जब देखो मैंने आपको कल भी बताया था, याद करो, भूल जाते हो, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट। और कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री क्या करेंगे हम? जो भी हमारा एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट टू। अब असेट की वैल्यू बढ़ना इज अ सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट, और जो इनकम्स हैं या प्रॉफिट है उसको हम अपनी बुक्स के अंदर क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट की हमारी एंट्री होगी। अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं इसका। बैलेंस शीट है, उसमें आपको सपोज फर्नीचर अपीयर कर रहा है 5 लाख रुपीस का, ठीक है। और एडजस्टमेंट में उसने बोला वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज इंक्रीज्ड टू 6 लाख। वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है वो बढ़ाकर 6 लाख तक कर दी गई। इंक्रीज्ड टू का मतलब होता है
6 लाख तक कर दी गई, ठीक है। तो कितनी वैल्यू बढ़ रही है बेटा इसकी? सर 1 लाख रुपए वैल्यू बढ़ रही है। तो एंट्री आप इसकी क्या करने वाले हो बताओ? सर हम इसकी एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसेट की वैल्यू, वेरी गुड, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। और रीवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से इनकम है। समझ में आई बात? तो आपकी फर्स्ट समझ में आ गया। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट के केस में क्या एंट्री होगी? फटाफट इसको आप नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट केस? द नेक्स्ट केस इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अब एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो एक बात बताओ, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमें पता है हम उसे क्रेडिट करते हैं तो टू एसेट, और एसेट की वैल्यू कम होना एक तरह से हमारे लिए लॉस है एंड लॉसेस आर डेबिटेड। लॉसेस को जो है वो डेबिट किया जाता है। तो एंट्री बनी रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट आपकी एंट्री निकल गई। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट में से आपको लैंड अपीयर कर रही है 5 लाख रुपीस की, और नीचे उसने आपको एडजस्टमेंट में बोला वैल्यू ऑफ लैंड डिक्रीज्ड बाय रुपीस 1 लाख। वैल्यू ऑफ लैंड डिक्रीज्ड बाय रुपीस 1 लाख। बाय मतलब से, वैल्यू ऑफ लैंड 1 लाख रुपए से कम हो गई। बहुत ध्यान से देखो, 1 लाख से कम हो गई है। समझ में आ रही है बात? अब 1 लाख से कम हो गई तो लैंड की वैल्यू रह कितनी गई है? 4 लाख। कम कितनी हुई है? 1 लाख। तो हमें क्या करना है? लॉस है हमारे लिए, हमें तो इतना पता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने का लॉस हुआ बेटा? 1 लाख रुपए टू लैंड कितना? 1 लाख। समझ में आया? चलो मैं आपको यहाँ पे जानकारी के लिए साथ साथ बता दूं कि जो इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, अब उसमें ये जो बैलेंस शीट बनेगी न्यू, इसके बाद उसमें आप लैंड कितने की दिखाओगे? सर 4 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि 1 लाख से वैल्यू कम हो गई। समझ में आ रहा है? और पिछले वाली सिचुएशन की अगर मैं बात करूं जिसमें फर्नीचर 5 लाख का था, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड टू 6 लाख, 6 लाख हो गई थी। उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप फर्नीचर कितने का दिखाओगे? सर इसमें हम फर्नीचर दिखाएंगे 6 लाख का। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 2 लिखा हुआ है या बाय लिखा हुआ है। अगर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है तक, उतने तक हो गई है, और बाय लिखा हुआ है इसका मतलब है उतने से फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे। नेक्स्ट इज increase in value of liability, increase in value of liability, liability की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर liability की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, liability बढ़ रही, liability बढ़ती है, बेशर्मो याद करो लास्ट क्लास में तुम्हें मैंने इतने प्यार से समझाया था, भूल जाते हो। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है।
वैसे अगर इसमें भी आपको डाउट है ना कि असेट बढ़ते हैं, डेबिट असेट कम क्रेडिट लायबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिट लायबिलिटी कम डेबिट, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पर ऑलरेडी है, डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नाम से। आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। ये आपके डेबिट और क्रेडिट के जो डाउट हैं कि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट क्यों होती है, लायबिलिटी कम होती है डेबिट क्यों होती है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। 10 मिनट की वीडियो है, अपना टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना उसके ऊपर। चलिए, लायबिलिटी बढ़ती है तो हमने देख लिया वो क्या होगी, क्रेडिट, तो टू लायबिलिटी। अब एक बात बताओ, लायबिलिटी बढ़ना नुकसान का है या फ़ायदा? भाई मेरे क्रेडिटर, मेरे नहीं अपने पे लो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप बीती ना बहुत अच्छे से समझ में आती है। सपोज आपके क्रेडिटर 1 लाख के थे, आपने मार्केट में 1 लाख रुपए देने थे। अब अचानक आपको पता लगता है 1 लाख नहीं 1.25 लाख रुपए देने, 1,25,000 रुपए देने, 1,25,000 यू हैव टू पे इंस्टेड ऑफ 1 लाख। नाउ आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपके लिए लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? सर लॉस हो रहा है, और लॉसेज आर डेबिटेड। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें यहाँ हमें क्रेडिटर गिवन है, से क्रेडिटर गिवन है 1 लाख के, एडजस्टमेंट में आपको गिवन है वैल्यू ऑफ creditors increased by 20,000। क्रेडिटर हमारे 20,000 से बढ़ गए। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, क्या एंट्री करोगे? सर इस केस के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है कितना, 20,000 रुपये, टू क्रेडिटर्स, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई कितने से, 20,000 से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 20,000। समझ में आया? और न्यू बैलेंस शीट जो आप बनाओगे बेटा, जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे उसमें जो आप क्रेडिटर लिखोगे वो आप कितने के लिखोगे, 1,20,000। जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें क्रेडिटर 1 लाख की जगह आपके कितने के आने वाले हैं, 1,20,000 के। समझ में आ गई बात? ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केस डी। केस डी, that is decrease in value of liability। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्रेडिटर 1 लाख रुपए के थे पर पता लगा, हमारी बुक्स में 1 लाख के थे पर पता लगा हमें सिर्फ 80,000 ही देने, तो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई और ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। नाउ लायबिलिटी कम होती है तो हम उससे क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी का कम होना हमारे लिए प्रॉफिट है, एंड द प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारे पास बिल्स पेबल हैं, बिल्स पेबल 50,000 के, और नीचे एडजस्टमेंट में मुझे गिवन है वैल्यू ऑफ बीपी बिल्स पेबल डिक्रीज्ड बाय ₹5,000। बिल्स पेबल की वैल्यू 5,000 से कम हो गई। तो बताइए क्या होगा? अगर 5,000 रुपये से बिल्स पेबल की वैल्यू कम हो गई तो ये हमारे लिए फ़ायदा है, जी हाँ। तो टू रीवैल्यूएशन,
और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। लॉजिक्स आपको पता होना चाहिए। मैं जानबूझ के कभी डेबिट लिखता हूँ पहले, कभी क्रेडिट लिखता हूँ, कारण सिर्फ यही कि आपके दिमाग में जाकर चीज़ें बैठें, आप उन्हें समझ पाएँ। बिना लॉजिक के कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़नी। थोड़ा सा टाइम अभी लगा लो, बाद में जाके परेशान नहीं होगे, और अभी टाइम नहीं लगाओगे तो बाद में जाके बहुत परेशान होगे। तो यहाँ बैलेंस शीट में जो हमारे रिवाइज्ड बिल्स पेबल आएंगे, जो रिवाइज्ड बिल्स पेबल आप यहाँ लिखेंगे वो कितना लिखेंगे सर, वो हम लिखेंगे 45,000। तो आपने 4 केसेस मेरे साथ पढ़े। फर्स्ट केस वाज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, सेकंड इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, थर्ड इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फोर्थ इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। चारों की आपने एंट्रीज मेरे साथ देखी। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पता है क्यों होता है ये दूसरा नाम इसका, बताऊं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम यूज करते हैं व्हेन एरर्स ऑफ past years are rectified in current year. When errors of past years are rectified in current years, then any profit or loss related from such rectification is recorded through P&L adjustment account instead of P&L account। बेटा ध्यान से देखना, अच्छी बात बता रहा हूँ, आप लोग इतना सपोर्ट मुझे कर रहे हो, आप लोगों का इतना प्यार मुझे YouTube की तरफ से मिल रहा है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताऊँ, कुछ भी बात अपने पास ना रखूँ। चलिए देखिए, होता क्या है, सपोज़ मेरे से 2014 में कोई एरर हुई, से मैं सैलरी पे करी और उसे रिकॉर्ड करना भूल गया। नाउ आई हैव कम टू नो अबाउट दिस इन 2017। 2014 में सैलरी पे करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गया। 2017 में मुझे इस बारे में पता लगता है, तो 2017 में मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड तो करता हूँ, बट मैं उसे सैलरी टू कैश नहीं रिकॉर्ड करता। मैं उसको, देखो सैलरी पे करना क्या है, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब कहीं ना कहीं लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई भी पिछले सालों के लॉसेस हैं, मतलब आप पिछले सालों का कोई भी रेक्टिफिकेशन आपको पता लगता है जो आप करंट ईयर में आके कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आएगा, जैसे एक्सपेंस है तो वो लॉस क्रिएट करेगा, और अगर इनकम के आइटम है तो वो प्रॉफिट क्रिएट करेगी। तो वो सारी चीज़ें हम सीधे P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे सैलरी है एज सच P&L में जाती है, बट अगर सैलरी पिछले सालों की आप रिकॉर्ड करना भूल गए और करंट ईयर के अंदर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप उसे P&L में नहीं लेके जाते, आप उसे P&L एडजस्टमेंट में लेके जाते हो। ऐसा क्यों? ताकि ये देखो, P&L बनता है करंट ईयर के लिए। P&L में कोई आइटम दिख रही है, इसका मतलब दैट प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर। अब अगर पिछले सालों की एरर्स को भी आप करंट ईयर के P&L में जाके रेक्टिफाई कर दोगे, तो जो आपका एक मेन मकसद होता है P&L बनाने का, वो डिफीट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग को रिजल्ट में लाएगा। विंडो ड्रेसिंग पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, विंडो ड्रेसिंग समझो भी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। इतनी आसान बातें नहीं है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आप पिछले सालों के कोई एरर्स को ठीक कर रहे हैं, वो पिछले सालों के एरर्स करंट ईयर में आप ठीक करें, तो सीधे आप उसे P&L में जाकर ठीक नहीं कर सकते। उसके पीछे मैंने आपको क्या कारण बताया, अगर हम ऐसा करते हैं तो इट विल लीड टू विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि P&L जो है वो करंट ईयर का बनता है। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, एनी एरर ऑफ पास्ट ईयर, और उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो P&L में ठीक ना करके हम उसे ठीक करते हैं P&L
एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर देखिए लिखा हुआ है ना, व्हेन एरर ऑफ पास्ट ईयर्स आर रेक्टिफाइड इन current year, then any profit or loss related from such rectification is recorded to P&L adjustment account instead of P&L account, so that manipulation या विंडो ड्रेसिंग कैन बी अवॉइडेड, या आप ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करो फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। ये वर्ड आपके लिए बड़ा कॉमन है, बहुत जगह आप 11th में पढ़ते हैं। तो अब देखो आप असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रहे हो, उसको करेक्ट मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहे हो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियां हैं जो आप करंट ईयर में आके रेक्टिफाई करते हो, क्योंकि अब पास्ट की गलतियां आप करंट ईयर में आके रेक्टिफाई कर रहे हो, तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो मैं सीधे P&L में ना ले जाके कहाँ लेके जाऊंगा बताओ, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में, जिसका मैंने आपको सारा पर्पस क्लियर कर दिया, और उसी का दूसरा नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, वो क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाई रीवैल्यूएशन अकाउंट is known as profit and loss adjustment account। ठीक है, आपको ये बात समझ में आती है पूरी की रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया। फटाफट इसे सारा नोट करिए फास्ट।